उन्होंने ये भी बोला कि पहले पता नहीं कैसे राशन मिलता था, अब जो ये तीसरी बार मैं जब जीतूंगा तो आपको राशन को कम नहीं होने दूंगा। देखो तो मेरे को जब 9 किलो जो मिल रहा था गेहूँ, अब 6 किलो कर दिया। राशन में भी कमी आई। राशन में भी कमी आ गई। और दूसरी बात कह रहा था कि मैं जीत जाऊंगा तो आप लोगों को 2,500 रुपये यानी कि हर अकाउंट में जो तुम्हारा अकाउंट में डालूंगा, वो भी नहीं हुआ। फिलहाल खड़े हैं हम मद्रासी कैंप के पास, दिल्ली जंगपुरा की वही जगह जिसको डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बुलडोजर लाकर गिरा दिया। लोग यहाँ पर खड़े हैं और संभवतः ये वही लोग हैं जो यहाँ पर रहते थे। लोगों से बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अभी लोगों की फिलहाल में मनोदशा क्या है। भाई साहब नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम राजू है। ओके राजू जी, तो आप यहाँ पर रहते थे संभावित तौर पर? मैं शुरू से यहीं रहता था, जब से हमने झुग्गी यहाँ पे जो बसाया तब से मैं यहीं रहता हूँ। और ओरिजिनली रहने वाले कहाँ के हैं? मैं तमिलनाडु गया। ओके, तो मद्रासी कैंप इसीलिए नाम पड़ा हुआ था क्योंकि यहाँ पर मद्रासी लोग तमिलनाडु से रहने वाले लोग रहते थे। 90% हम लोग यही रहते थे, सारे टोटली हम मद्रासी लोग ही रहते थे यहाँ पे। तो आपका जन्म यहीं पर हुआ या फिर? नहीं, जन्म तो हमारा तमिलनाडु में हुआ था, लेकिन यही आगे पला हूँ। तो राजू जी जैसे कि जन्म तो इनका हुआ तमिलनाडु में, भारत का वो दक्षिण भारत का एक राज्य जिसे बहुत ही समृद्ध पढ़े लिखे लोगों वाला राज्य जाना जाता है। और उसी राज्य से ताल्लुकात रखने वाले कुछ लोग जैसे हम और आप एक राज्य से दूसरे राज्य में बस जाते हैं, वैसे ही ये लोग जो आकर के यहाँ पर दिल्ली मद्रासी बस्ती में मद्रासी कैंप में रहते थे। आप इसको बस्ती कहते थे कैंप कहते थे? ये मद्रासी कैंप बोलते थे। तो कैंप कहते थे, भी मद्रासी कैंप ऐसे बोलते थे। ये बोर्ड भी तोड़ा गया, नहीं तो उसमें हम पूरी 18 से लिख रखा था। तो मद्रासी में था वो किस भाषा में था? नहीं, उसमें इंग्लिश में छाप लगा था और तो मद्रासी में भी लिख रखे थे। तो मद्रास के रहने वाले ये लोग यहाँ पर रहते थे। फिलहाल के लिए हम समझने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जब बस्तियां तोड़ दी गई, आपके घर तोड़ दिए गए, तो आगे के लिए आपने क्या सोचा? आपको घर मिला या फिर नहीं मिला? नहीं, आगे के लिए तो हमने ये सोचा कि हमारे साथ ये ताल्लुक नहीं हो सकता करके, क्योंकि इतना साल हमने बिता दिया, आगे भी यूं ही बिताएंगे करके हमने उस भरोसे में रहा। लेकिन हमें ये नहीं पता गया कि पानी देते यानी गले में मारे और पानी निकले बाहर, तो वो वाले हिसाब हो गया इन्होंने। तो हमने ये नहीं सोचा कि हमारे साथ ये ताल्लुक होएगा। मतलब ऐसे व्यवहार की आपने उम्मीद नहीं की थी कि आपके साथ ऐसा किया जाएगा। तो ऐसा मतलब इसके पीछे आप कारण क्या मानते हैं? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे की बस्ती को अचानक? अभी के सरकार जो ऐसी है, तो बस जहाँ झुग्गी वहाँ मकान करके बोला, हमने भरोसे में चला और हमारे पेट में लात मारा गया और हम सड़क में खड़े बस। तो फिलहाल 2-3 दिन पहले ये तोड़ा गया था जी। और फिलहाल आप 3 दिन से कैसे रहे? जैसे जो नॉर्मल लाइफ चल रही थी, जो बाकी दिनचर्या थी, उसको आप कैसे लेके चल रहे हैं? खाना पीना, बाकी परिवार कहाँ है, कैसे चल रहा है सब कुछ? तो यहाँ का ना कोई MP आया, ना कोई MLA आया, ना कोई भी बंदा नहीं आया, कोई भी पार्टी कोई नहीं आया हमदर्दी करने के लिए या सुनने के लिए या कोई सेवा करने के लिए। बात तोड़ा गया, हमने बस इधर उधर भटक रहे हैं, कहीं किससे जो कोई यार दोस्त है, कोई जान पहचान है, बस वहाँ जाकर टिके हुए हैं। और टिक के उनसे हमने विनती मांगा, भैया जब तक हम जो ठिकाना ले नहीं करेंगे और जहाँ तक हमारा रोजगारी नहीं मिलेगा, तो जब तक आपसे रहना चाहते हैं, क्या बोलते, जान पहचान की जगह में हम ऐसे रह रहे। और परिवार में कितने लोग हैं आपके? बाकी लोग परिवार में हमारा जो अभी 4-5 है। आप अकेले? बाकी परिवार आपका कहाँ है फिलहाल? अभी जहाँ जिससे मैंने जो बात कर रखा हूँ वो उसके तो कमरे में रह रहे हैं, तो उनसे फिर मैंने बोला कि भैया तुम आराम के भी मत देना, जो मेरे से जो हो सकता है। गुंजाइश ये है कि मैं रात भर ड्यूटी करता हूँ, गार्ड का काम या ठेकेदार का, यानी कि ऐसे काम करके, तो उनमें से कुछ दूंगा आपको करके बोल के मैं बच्चों को टिका रखा हूँ कुछ जानने वाले लोगों के पास। तो फिलहाल परिस्थिति ये है, आपने देखा जमीनी हकीकत ये कहती है कि अगर आपके सिर पर ऐसी नौबत आ जाए कि आपका परिवार जो बरसों से आपके साथ रह रहा है, एक दिन अचानक से आपके एरिया की, आपके राज्य की सरकार आए, कहते हैं हम आपके घर को तोड़ते हैं, और फिर आप पर नौबत ऐसी आ जाती है कि आपको अपने परिवार को किसी जानने वालों के पास छोड़ना पड़ता है, विनती करनी पड़ती है कि भैया हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं, मैं नौकरी करके जैसे तैसे करके जो भी मेरा सहयोग होगा
जो भी भुगतान मैं कर सकूंगा उसका भुगतान करूंगा, लेकिन मेरे परिवार को शरण दे दो क्योंकि हमारे सिर पर छत नहीं है। जी। वही वाला माहौल है। राजू जी से हमने बात की, मूलतः तमिलनाडु राज्य में जन्मे, दिल्ली में किस उम्र में आए थे आप? मैं आया था यहाँ पे 7-8 साल के बच्चे में आया था। जब 7-8 साल के थे तब दिल्ली में आए हुए थे और बचपन से जवानी बिता दी और अभी कहें कि बुढ़ापे की तरफ आप जा रहे हैं। उम्र कितनी है आपकी? 56 है। 56। तो ऑफिशियली जो हम कहते हैं कि इंसान 60 साल का हो जाता है तो वृद्ध हम मानते हैं, तो हम इनको आधा वृद्ध आधा युवा कह सकते हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि कब तक, अगर मान लीजिए जहां पर आपने अपने परिवार को रखा हुआ है जी। वो जानने वाले आपके, कुछ व्यवस्था अगर मान लीजिए नहीं हो पाती है, स्वाभाविक सी बात है कि हम अगले के घर में एक सीमित समय तक रह सकते हैं। अगर उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं रखेंगे, अपने परिवार को ले जाओ, तो उसके लिए भविष्य के लिए सकारात्मक और नकारात्मक पहलू जो है उसके लिए क्या सोचा आपने? हाँ, आपका बात मैंने समझ गया। तो इन्होंने क्या किया कि जो हम इतना परिवार यहाँ पे रहते थे तो कुछ लोग को दिया गया, कुछ लोग को नहीं दिया गया। अब हमारे को वहीं जाना पड़ेगा, वहाँ पे कोई रोजगारी नहीं है। नरेला में मतलब आपको दिया गया है? जी। सूची में आपका नाम है? जी। ठीक है। नरेला में दिया गया है, लेकिन वहाँ पे पानी खरा है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे कोई रहने की सुविधा सही नहीं है, क्योंकि पूरा पता नहीं कब का बना हुआ मकान है, पूरा जड़ रहे हैं। वहाँ पे चोरी चप्पा ज्यादा हो रहा है। वहाँ पे यानी कि ना रहने के बराबर है वहाँ पे। तो मतलब बेहतर आप ये समझेंगे कि वहां पर जो सरकार हमें आवास मुहैया करा रही है, आप उससे बेहतर समझते हैं कि ना ही मिले वो ज्यादा बेहतर है, लेकिन जहां पर वो धकेल रहे हैं वो नरक के समान। नर्क में ढेलते हैं हमारे को। और बाकी जो कांग्रेस के टाइम में इतना नहीं था जितना जो अब जो सरकार आया। और इन्होंने जो जो वादा किया, पहले 2 बार वादा किया, अब ये तीसरी बार है। इन्होंने जो जो वादा किया आज तक इन्होंने कुछ नहीं करा। और इस वक्त जो बंदों ने यही भरोसा रख दिया कि भाई जहाँ जो की वही मकान करके, तो इसलिए हम भरोसे में कर रहे हैं। फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं, किस सरकार की? इस सरकार की जो अब जो चल रहा है, भाजपा, यानी कि वर्तमान जून 2025 भाजपा सरकार दिल्ली में। जी। आपसे वादा किया गया था कि जहां आपकी झुग्गियां, जहां आपकी बस्तियां थी, और उन्होंने ये भी बोला कि पहले पता नहीं कैसे राशन मिलता था, अब जो ये तीसरी बार मैं जब जीतूंगा तो आपको राशन को कम नहीं होने दूंगा। देखो तो मेरे को जब 9 किलो जो मिल रहा था गेहूं, अब 6 किलो कर दिया। राशन में भी कमी आई। राशन में भी कमी आ गई। और दूसरी बात कह रहा था कि मैं जीत जाऊंगा तो आप लोगों को 2500 रुपये यानी कि हर अकाउंट में जो तुम्हारा अकाउंट में डालूंगा, वो भी नहीं हुआ। आपको शौचालय बनाऊंगा, पता नहीं कहाँ कहाँ बनाए, लेकिन हमारे को आज तक देख लो कहीं पे आपका कैमरा पे लेके घूमो, कहीं शौचालय नहीं मिलेगा। ये रेडीमेड लगाया, जाकर देख लो, सड़ रहे हैं पूरे। तो इन्होंने करा है क्या? तो पब्लिक को यानी कि जब हमारे साथ कर रहे तो ऐसे दूसरे बंदे के साथ भी करो ना। आप देख लो, ये पूरा जोगी वाला के तोड़ दिया आपने। अब ये लाइन पूरा रह रहा है, ये हमारा जोगी के अंडर में आता है। ये वाला लाइन जो ये पूरी बेंच जोगी के अंडर में आता है। समझ रहा हूँ। सुब्रमण्यम जी, तो नाम से पता चल गया कि आप दक्षिण भारतीय हैं। मुझे साउथ इंडियन सर। साउथ इंडियन है, वहीं से हैं, ताल्लुकात वहीं से रखने वाले हैं। हाँ जी सर। आपकी कहानी क्या है, आपका क्या कहना है? हमारा कहना क्या तो हो गया सब ठीक है। ये क्या रह गया तो बताओ। दुख हमें इन्हीं के ले जाके छोटे इतना दूर ना तो वहाँ पर नौकरी है। अगर नौकरी को तो अपने बच्चे तो पढ़ेंगे ना सर। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? मेन पॉइंट यही है, मैं नौकरी करो तो मैं अपना बच्चा पढ़ाऊंगा, नहीं तो मेरे बच्चे क्या करेंगे? बेटे मैं भी झाड़ू लगाता हूँ, बेटे मेरे घर में वो मारते ठीक बर्तन वगैरह मारते हैं, ऐसे मैं अपना बच्चे के लाइफ छोड़ दूँ क्या मैं? तो ये तो सोचो ना आप आके। ठीक है सरकार हो आप, ठीक है आपका कहना माटा हम जा रहे हैं, मैं कुछ हेल्प तो चाहिए ना ऊपर आके। ना बस है ना तो बिजली है, कुछ नहीं। मेन चीज क्या मैं हमें चाहिए ठीक है रोजगार। हम अपने बच्चे कैसे पढ़ा पाए? नहीं, आपकी मांग मैं समझ पा रहा हूँ। ज्यादातर आप कह रहे हैं कि रोजगार की बात कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे थे और फिर यहाँ पर ठीक है यहाँ पर काम करते हैं, ठीक गाड़ी साफ करते हैं, ठीक झाड़ू लगाते हैं, ठीक हमारे घर में जो बीवी बच्चे अपने काम पे जाते ठीक काम पे। अब वहाँ जाऊंगा मैं
अपने बच्चे में कैसे पढ़ाए तो बस सोचो सर। समझ पा रहे हैं अब सुब्रमण्यम जी, हाँ जी सर। जितने लोगों से आप मिलेंगे उतनी कहानियां मिलेंगी और आश्चर्य की बात नहीं है कि दिल आपका अंदर से भावुक होगा। फिलहाल मैं भी कुछ इसी परिस्थिति में हूं, शायद शब्दों में वो चीजें मैं बयां ना कर पाऊं। इनका दुख है कि बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं और जाहिर तौर पर जो बातें इन्होंने की, संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, लेकिन जब किसी सरकार की नीतियों के चलते, उनकी प्लानिंग के चलते जब लोगों को इस तरीके से सफर करना पड़े, यातनाएं झेलनी पड़े, तो यह किसी भी तरीके से सराहनीय नहीं है। क्या बोलूं मैं, क्या चीज मैं आपको दिखा दूं जो आप खुश हो जाओगे? मैं रोजगार चाहिए पहले। रोजगार? हाँ जी सर। रोजगार चाहिए, किसी को मकान चाहिए। नहीं मगर तो हम हाँ। जा रहे हैं। हम कहाँ तो जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? ठीक है वहाँ जा ठीक ठीक क्या कहते हैं नरेला? हाँ जी नरेला। तो नरेला में आपको भी मिला? हाँ जी मिला सर। चलिए। मिला लेकिन क्या हम वो वहाँ पर लाइट नहीं, कुछ नहीं, कुछ है नहीं, सुविधा ही नहीं है। कैसे मैं जाके बैठ जाऊँ वहाँ पर? तो ज्यादातर लोगों से जो हम मिले हैं, हमें मोटा मोटा ये समझ में आया कि अभी तक हमें कोई ऐसा नहीं मिला जिसने बोला हमें मकान नहीं मिला। तो सरकार ने नरेला में आवास देने का वादा तो किया, चलिए एक बैकअप प्लान होता है। आधा लोग को मिला, आधा लोग को नहीं मिला। आधा लोगों को तो मिला, आधा लोगों को नहीं मिला है। ये हमने आपसे वीडियो में भी बात की थी। लेकिन लोगों की शिकायत मुख्यतः क्या है कि इतनी दूर है कि आवास मिलने के बाद भी लोग मतलब शुक्र कम दुख ज्यादा मना रहे हैं और नाराजगी ज्यादा है। और इसके बाद में किस तरीके से अगर मैं इनके लिए कुछ कर पाता आर्थिक तौर पर या फिर कैसे कर सकते मुझे नहीं पता, उतना सक्षम तो मैं हूं नहीं, लेकिन जो सक्षम है उनसे सवाल जरूर किया जाना चाहिए। तो सवाल मैं करूंगा और आपका भी हक है सवाल करना। सवाल करिए, अपने अधिकारों को जानिए और ऐसे लोग जो जूझ रहे हैं उनको देख करके आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि हमारा देश जब ऐसी परिस्थिति में हो जहां पर दुखी लोग, आंखों में आंसू आने वाली परिस्थिति हो, तो देश हमारा, हम तो रो गए थे यहाँ पर। बिल्कुल, तो वही आप समझ सकते हैं परिस्थिति। अगर ऐसा माहौल है तो जाहिर तौर पर मैं कहूंगा कि विकास नहीं हो रहा है। शायद मैं दूसरी बार ये चीज दोहरा रहा हूं, लेकिन सच यही है। तो विकलांग हूँ मैं, विकलांग हूँ मैं। अच्छा, विकलांग है आप? हाँ, फिर भी मैं झाड़ू मारता हूँ। सुब्रमण्यम जी शरीर से पूरी तरीके से सक्षम नहीं है, उसके बाद भी झाड़ू मारने का काम करते हैं। उठे अपने बच्चे को, फिर पोते नाते को पढ़ाता हूँ मैं। समझ गया मैं आपकी बात। तो सुब्रमण्यम जी मिले, कुछ और लोग मिले, अलग अलग नाम, अलग अलग चेहरे, कहानी वही। सबके चेहरे पर मायूसी। कोई अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। एक महिला मिली थी वहां मलबे के पास, उनकी भी यही कहानी थी